करघे से लेकर कारखानों तक। आइए भारतीय उद्योगों के इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर को समझते हैं। सोचिए, जो देश पूरी दुनिया को कपड़े पहनाता था वो अचानक विदेशी कपड़ों का मोहताज कैसे हो गया? 18वीं सदी में भारतीय मलमल और छींट इतने मशहूर थे कि अंग्रेज कपड़ा व्यापारी लिटरली घबरा गए थे। घबराहट इतनी थी कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने कैलिको एक्ट लाकर भारतीय कपड़ों पर ही बैन लगा दिया। फिर आई स्पिनिंग जेनी मशीन। इसने ब्रिटेन में सूत काटने की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। नतीजा, मशीनों से बने सस्ते और भारी टैक्स फ्री ब्रिटिश कपड़ों ने भारतीय बाजारों पर कब्जा कर लिया। इसका इंसानी असर बहुत दर्दनाक था। 1828 के समाचार दर्पण की एक रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देती है। एक विधवा कारीगर का दर्द बताता है कि कैसे सस्ते विदेशी धागों ने उनकी रोजी रोटी पूरी तरह छीन ली। 1880 आते आते हालत ये थी कि भारत में पहना जाने वाला 2/3 सूती कपड़ा सीधे ब्रिटेन से आ रहा था। सिर्फ कपड़े ही नहीं, भारत का पारंपरिक लोहा गलाने का उद्योग भी भट्टियों के ठंडे पड़ने से बर्बाद हो गया। टीपू सुल्तान की मशहूर वुड्स स्टील वाली कला नए वन कानूनों और सस्ते विदेशी लोहे के आगे दम तोड़ गई। लाखों बुनकर और कारीगर सड़क पर आ गए, पर कमाल देखिए, पारंपरिक हथकरघा बुनाई फिर भी जिंदा रही। क्योंकि मशीनी कपड़े सस्ते तो थे, लेकिन हमारे बुनकरों की बारीक कारीगरी और जटिल डिजाइनों का कोई मुकाबला नहीं था। बाद में महात्मा गांधी ने इसी सूत और खादी को विदेशी बहिष्कार और राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली हथियार बना दिया। चरखा हमारी पहचान बन गया, इतना कि 1931 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में बीचों बीच जगह मिली। खादी के साथ देश में आधुनिक औद्योगिकीकरण भी शुरू हुआ। हजारों बेरोजगार कारीगर अब शहरों के कारखानों की तरफ मुड़े। 1854 में बंबई में पहली सूती मिल खुली। पारसी और गुजराती व्यवसायों ने तेजी से दर्जनों मिलें खड़ी कर दी। लोहे में भी ऐसा ही हुआ। 1904 में बेहतरीन लौह अयस्क मिलते ही आधुनिक TISCO कारखाने की नींव पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध आते आते यही टिस्को रेलवे को इस्पात देकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा कारखाना बन गया। सोचिए, पूरी तरह बर्बाद हो चुके हमारे उद्योगों ने राख से उठकर कैसे एक नया आधुनिक साम्राज्य खड़ा कर दिया।